जागे 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 असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं आहो जागे असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं आहो पुढारताना कधी कुणाच्या मागे नसावं आहो पुढारताना कधी कुणाच्या मागे नसावं आहो जागे असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं जात साऱ्या भूमीची का आता न मिटावी आम्हाला देशाला 75 वर्ष मिळून स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली तरी आजही आमच्या जातीच्या नावाखाली छळ होत असेल म्हणून जात साऱ्या भूमीची का आज न मिटावी ही क्रांती भीमाची क्रांतीसाठी आताच आम्ही कंबर कसावं ह्या क्रांतीसाठी आताच आम्ही कंबर कसावं आहो जागे असावं जागे 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 असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं भूक साऱ्या भूमीची का आता न मिटावी आजही आम्ही मेळघाटामध्ये गेलो तर आमचे कुपोषणानं मुलं मरत आहे कुपोषण हा आजार नाही तर भूकमारी आहे आजही त्यांना पोटभरांना जेवायला मिळत नाही म्हणून भूक साऱ्या भूमीची का आज न मिटावी लूट साऱ्या भूमीची का आज न टळावी अरे अशा लुटीच्या मनगटाला जाऊन टसावं अरे अशा लुटीच्या मनगटाला जाऊन टसावं आहो जागे असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं पुढारताना कधी कुणाच्या मागे नसावं पुढारताना कधी कुणाच्या मागे नसावं आहो जागे असावं हे भीमाचं पिल्लू जागे असावं जय हिंद। देश का नेता कैसा हो जिंदाबाद 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 आकाश आनंद साहब आप संघर्ष करो आकाश आनंद साहब आप संघर्ष करो देश का नेता कैसा हो देश का नेता कैसा हो बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा फुले तुम्हारा मिशन अधूरा और शाहू तुम्हारा मिशन अधूरा बाबा के सम्मान में और शाहू के सम्मान में अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे बहन कुमारी मायावती जी अब संघर्ष करो जय भीम का नारा गूंजेगा जय भीम का नारा गूंजेगा अरे नारी के सम्मान में अरे नारी के सम्मान में देश का नेता कैसा हो देश का नेता कैसा हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा
फूले आपका मिशन अधूरा, शाहू आपका मिशन अधूरा, बाबा आपका मिशन अधूरा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो, बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो। माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा बीएसपी आई है। आकाश आनंद जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे आकाश आनंद जिंदाबाद, अरे आकाश आनंद जिंदाबाद, भगवान की ओर संघर्ष करो, अरे आकाश आनंद की ओर संघर्ष करो, अरे आकाश आनंद की ओर संघर्ष करो, तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद। सगळ्यांचा आवाज एवढा जोरदार त्याला झाला पाहिजे साहेबांच्या स्वागतासाठी। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद आणि आकाश आनंद जिंदाबाद। बस सगळ्यांनी खाली बसून घ्यायचं सर्वांना विनंती आहे, सगळेजण खाली घ्या। दरवाजा बंद करा आणि वर लोकांना जाऊ द्या। धन्यवाद। हाँ बढ़िया। सभी साथियों को ये हमारे लिए बड़ा गर्व का इश्यू है कि हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय आदरणीय हमारे भाई साहब, हमारे आज हमारे भाई साहब मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र में पहली बार हमारे बीच में आया है, तो आप लोगों से निवेदन है और हमारे प्रदेशाध्यक्ष साहब भाई साहब का यहाँ स्वागत करेंगे। अरे आगे का यही तो लफड़ा होता है। आ जाओ आप। अबे बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा। यानंतर बहुजन समाज पार्टीचे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय सिद्धार्थ साहेब यांचे स्वागत बहुजन समाज पार्टीचे राज्याचे प्रभारी ॲडव्होकेट श्रीजी डोंगरे करतील अशी त्यांना विनंती करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्टॅच्यू, शॉल आणि पुष्पगुच्छ देतो। जोरदार सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करा। हे वाजवतो गाणं सशस्त्र गाणं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं। त्यानंतर बहुजन समाज पार्टीचे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आणि आपल्या राज्याचे प्रभारी माननीय नितीन सिंग साहेब यांचे स्वागत पक्षाचे प्रदेश महासचिव नागोरावजी जयकर
आणि पक्षाचे पदाधिकारी करतील अशी त्यांना विनंती करतो. स्टॅच्यू बुद्ध तो कॅमेरा झाल्यानंतर लगेच इकडे होऊन जा. तो कॅमेरा मोबाईल झाला निघा बाहेर निघा. तो कॅमेरा कॅमेरा हो भाऊ. अरे कॅमेरा यानंतर नागपूर जिल्हाध्यक्ष हे माननीय भाईसाहेब यांचे शुभेच्छा स्वागत करतील आणि मानव साहेबांचं मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन घेऊन बाहेर ये. की त्यांनी महापुरुषाचं या ठिकाणी वंदन करायचं आहे. लगेच घेऊन लगेच घेऊन काय विषय नाही. कुठं उभं राहते ते करत बराला का बराला. मागचीच पाहिजे का? महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा राजश्री शाहूजी महाराजांचा राजश्री शाहूजी महाराजांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मान्यवर कांचीराम साहेबांचा मान्यवर कांचीराम साहेबांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मक्रांतीचं केंद्रबिंदू म्हणून ओळखल्या जातं. आणि या नागपूर शहरामध्ये पहिल्यांदा बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्यांनी आदरणीय बहिणकुमारी मायावतीजी यांच्या दिशानिर्देशानुसार जेव्हा जेव्हा पक्ष लोकांच्या डोळ्यावर येत होता तेव्हा तेव्हा माननीय आनंदभाई साहेब हे आदरणीय बहिणकुमारी मायावतीजींच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहत होते. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून साहेबांचे स्वागत करायचं. विदर्भाची एवढीच ताकद आहे का जोरदार आवाज आला पाहिजे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे साहेबांसाठी. आज साहेब या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित आहेत. ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचबरोबर पक्षाचे केंद्रीय भागाच्या लोकांनी सातत्याने या देशाचं सरकार रिमोट मध्ये हातात ठेवण्याचं काम केलं. परंतु या रेशीम बागेत आपण त्यांच्या समोर एल्गार करायला आला. या देशामध्ये आंबेडकरी चळवळीचं एक असं रिमोट आहे त्याचं नाव बहिणकुमारी मायावतीजी आहे. त्याच्याशिवाय हा देश चालू शकत नाही, हा देश चालू शकत नाही. आणि बहीण मायावतीजींनी तुमची माझी भेट घेण्यासाठी तुमचे माझे नेते, सर्वांचे नेते, देशाचे नेते, युवकांचे आयडियल माननीय आकाश आनंद साहेबांना या ठिकाणी पाठवणार होते. परंतु साहेबांची तब्येत खराब असल्यामुळे ते येऊ शकले नाही. तरी सुद्धा आपण जोरदार साहेबांसाठी टाळ्या वाजवतो. आणि तुम्ही इतकं काही देऊन खाऊन आला नाही का? जोरदार म्हणजे जोरदारच, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या संपूर्ण विदर्भामध्ये मी माननीय साहेबांना सांगू इच्छितो, पक्षाच्या अध्यक्षा बहीण मायावतीजी यांनी आम्हाला जे जे दिशानिर्देश दिले ते दिशानिर्देश आम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणे या ठिकाणी पार पाडत आहोत. आम्ही साहेबांना जेव्हा एअरपोर्टला घेतलं तेव्हा साहेबांनी सांगितलंय की बहीण मायावतीजींचा महाराष्ट्रावरती प्रचंड विश्वास आहे. साहेब म्हणाले बहीण मायावतीजींचा महाराष्ट्रावरती विश्वास आहे आणि त्यातल्या त्यात विदर्भावरती 1000% परमादरणीय बहीणकुमारी मायावती
2024 आणि जर या विदर्भामधून आपण 2004 ची 2009 ची 14 ची निवडणूक पाहिली तर सातत्याने निळा झेंडा आणि हत्ती निशाण इथल्या काँग्रेसच्या, राष्ट्रवादीच्या, शिवसेना, भाजपच्या छाताडावर डावलाने या ठिकाणी फडकण्याचं काम होतं. फडकत होता की नाही? पण ही 2019 ची जी निवडणूक आहे, ज्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि भाजपाने आमच्याच लोकांना हाताशी धरल्याने आमच्या लोकांना फसवण्याचं काम केलं. आज संबंध आंबेडकरी समाज त्या फसवणुकीतून बाहेर आला आणि सगळ्या महाराष्ट्राने ठरवलं जी चूक आमच्याकडनं 2019 च्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणूक झाली ती चूक आता आम्ही 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दुरुस्त करणार आहोत आणि बहीण मायावतीजींना या देशाचा प्रधानमंत्री बनवण्यासाठी विदर्भातल्या 10 पैकी जवळजवळ 4 खासदारांना जिंकून आणण्याचं काम करणार आहोत. जिंकून आणायचेच ना? हात वर करून सांगा साहेबांना. अरे आवाज येऊ द्या. खासदार जिंकले पाहिजे की नाही? सगळ्यांचा आवाज आला पाहिजे. बहीण मायावतीजींची दिल्लीत ताकद वाढली पाहिजे की नाही? मधातल्या लोकांची इच्छा नाही वाटते. सगळ्यांचे हात वर आले पाहिजे. बहीण मायावतीजी देशाच्या प्रधानमंत्री झाल्या पाहिजेत की नाही? आणि त्यासाठी विदर्भातून बहिणीला ताकद दिली पाहिजे की नाही? ती ताकद जर द्यायची असेल तर आपण सगळ्यांनी माननीय आकाश आनंद साहेबांच्या पाठीमागं, माननीय आनंद कुमार भाई साहेबांच्या पाठीमागं अतिशय ताकदीने उभं राहिलं पाहिजे. राहणार आहोत काय? दोन्ही हात वर करून सांगा. जोरदार टाळ्या वाजवून सांगा. संपूर्ण महाराष्ट्र हा बहीण मायावतीजींच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय आकाश आनंद साहेबांच्या पाठीशी उभा आहे की नाही? अरे राहुल गांधी चालत असेल, प्रियंका गांधी चालत असेल तर तुमच्या माझ्या विचाराचे पाईक असणारे मान्यवर साहेब कांशीरामजी बहीण मायावतीजी यांच्याशी, यांच्या कुटुंबामधील आकाश आनंद साहेब का चालू नाही? माझा प्रश्न आहे महाराष्ट्रातल्या लोकांना. चाललं पाहिजे की नाही? अरे साहेब विदेशातून शिकून आले. कुठून? विदेश लंडनहून शिकून आले. एवढा बुद्धिजीवी नेता आजच्या तारखेत आंबेडकरी चळवळीत दुसऱ्याने आपण जोरदार टाळ्या वाजवून साहेबांचं स्वागत करू. सिद्ध करायचं जे 2004 ला झालं नाही, जे 2009 ला झालं नाही, जे 2014-19 ला झालं नाही ते 2024 ला करून दाखवायचं. करून दाखवायचं की नाही? अरे करून दाखवायचं की नाही? मोदीला घाबरवायचं काम नाही. मोदी ज्यांच्या इशाऱ्यावर चालतो त्यांचं कार्यालय माग आहे. आवाज जोरदार आला पाहिजे. त्याला आपोआप घोड आल्याशिवाय राहणार नाही. अरे सरकार बनवायचं की नाही? पण मायावतीजींना ताकद द्यायची की नाही? आकाश आनंद साहेबांच्या पाठीमागे उभं राहायचं की नाही? नक्की राहायचंय. जोरदार टाळ्या वाजवून या ठिकाणी बहिणजींना निरोप केला पाहिजे. आणि आनंद भाई साहेब बहिणजींना सांगणार आहे. अरे एवढं मोठा त्याग, एवढं मोठं समर्पण बहिणजीसाठी माननीय आनंद भाई साहेबांनी सुद्धा केलंय. संपूर्ण त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला या चळवळीसाठी वाहून घेतलंय. जेव्हा जेव्हा बहिणजीला काँग्रेसचं सरकार होतं त्यांनी त्रास दिला तेव्हा या देशातला एकही माणूस बहिणजीच्या पाठीमागे उभा राहत नव्हता. पण आनंद भाई साहेब मोठ्या ताकदीनं वट्या वृक्षासारखे बहीण मायावतीजींच्या पाठीमागे उभे राहिले. साहेबांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. काँग्रेसचं सरकार असू दे, भाजपचं सरकार असू दे, या सरकारांमध्ये सातत्यानं आमच्या नेत्याचा अपमान झालाय, कांशीराम साहेबांचा अपमान झालाय, बाबासाहेबांचा अपमान झालाय. त्या अपमानाचा बदला आपल्याला 2024 ला घ्यायचा आहे. घ्यायचाय. जर तो बदला घ्यायचा असेल तर आपण बहीण मायावतीजींनी जे आपल्याला सांगितलंय संघटन बनवायचं त्या संघटन बांधणीच्या कामाला लागू. इतकंच या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जाता जाता मी 2-3 नारे देणार आहेत. माझ्या मागे म्हणायचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. दोन्ही हात वर करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, मान्यवर साहेब कांशीरामजींचा, बहीण मायावतीजी जिंदाबाद, बहीण मायावतीजी जिंदाबाद, आणि आकाश आनंद जिंदाबाद, आणि आकाश आनंदजी जिंदाबाद, आणि आनंद कुमार भाई साहब जिंदाबाद, आणि आनंद कुमार भाई साहब जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद. देश की पीएम कैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, देश की नेता कैसी हो,
इतकंच या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भारत, धन्यवाद. धन्यवाद. इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं हमारे मुख्य मार्गदर्शक, हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जो हमारे बीच में युवाओं को बढ़ाने के लिए, युवाओं की जान को बढ़ाने के लिए, युवाओं की आवाज को बढ़ाने के लिए आए हैं, सम्माननीय आदरणीय नितिन सिंह साहब से निवेदन करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें. नागपुर की आज दीक्षा भूमि पर विशेष मौके पर सबसे पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, विशेषकर महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब अंबेडकर जी, बहुजनों के मसीहा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए, आजाद भारत की सबसे न्यायप्रिय, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए, अपना नेता मानते हुए, आज इस विशेष मौके पर आपके बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर आए, पार्टी की हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में, पार्टी की स्थापना से आज तक हर स्थिति में साथ निभाने वाले, अपनी नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपने मिशन मूवमेंट के प्रति समर्पित कर्तव्यबद्ध आज के मुख्य अतिथि, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय श्री आनंद कुमार जी का मैं स्वागत पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, जय भीम करता हूं. और साथ ही साथ आज उन्हीं के साथ पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पे पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी, प्रदेश प्रभारी के तौर पर सुनील डोंगरे जी और युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट संदीप ताजी के साथ साथ सभी पदाधिकारी गण, सम्मानित मंच और विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा पार्टी के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए तैयार रहने वाले आप जैसे कार्यकर्ताओं का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का मेरा नितिन सिंह की ओर से जय भीम. साथियों, मनुष्य के आगे कुछ बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं. और बहुजन समाज पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि विषम परिस्थितियों को अपने पक्ष की परिस्थिति बनाने में अगर कोई पार्टी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए कारवां को आगे बढ़ा रही है तो पूरे देश की एकमात्र पार्टी के तौर पर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी इस देश में आपके बीच है. साथियों, परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे ना हो, लेकिन आदरणीय बहन जी ने अपने राजनीतिक एक्सपोजर से बहुजन समाज के लिए परिस्थिति को बदल दिया है. आज की परिस्थिति में हर कोई, चाहे वो INDIA का अलायंस हो या NDA का अलायंस हो, लेकिन सब अलायंस फेल हो गए हैं. और हर कोई अगर देख रहा है, अगर इस जुल्मी सरकार से इस देश को कोई बचा सकता है तो एकमात्र लीडर के तौर पर आदरणीय बहन जी और एकमात्र पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी है. साथियों, परिस्थिति कभी आपके फेवर में नहीं रही. बाबा साहब जब आपके बीच में थे तब भी आपको भ्रमित किया गया और बाबा साहब को जो उनके जीते जी मिलना चाहिए था वो नहीं दिया. महाराष्ट्र प्रदेश से भी वह छूटा रहा. मेरी अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश नहीं है, ना शिकायत है, लेकिन उम्मीद जरूर है महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों से कि बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब को जो मिलना चाहिए था वह मान्यवर साहब को नहीं मिला. आप दोनों ही बार चूक गए. लेकिन साथियों, ऐसी परिस्थिति पूरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं बनी.
जब बहुजन समाज पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि इस बार केंद्र में सत्ता हम बनाएंगे और आपकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी इस मौके के लिए तैयार हैं। बस इस बार नहीं चूकिएगा। मैं कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इस बात से जरूर हम संज्ञान लेते हुए इस महाराष्ट्र की भूमि में आने वाले दिनों में रिजल्ट जरूर लाएंगे। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे मार्गदर्शक बार बार हमें यही बात बताने के लिए आते हैं कि भाई महाराष्ट्र की भूमि में कुछ करो। ऐसे सम्माननीय आदरणीय माजी खासदार डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो हमारे अपनी वाणी से हमें वोट कराएं। सम्माननीय सिद्धार्थ साहब। जय भीम, थोड़ा जोर से बोलिए, जय भीम। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के पवित्र कारवा को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेव पीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि में विदर्भा जोन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के सही मायने में हम सबको दिशा निर्देश देने वाले श्री अनंत कुमार जी, मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के केंद्र की ओर से लगाए गए महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर युवा साथी भाई नितिन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संजीव ताजने जी, आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे और महाराष्ट्र प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, जनरल सेक्रेटरी जयकर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी जो मंचासीन हैं, हमारे बीच में हमारे भिक्षुक मौजूद हैं। मैं आप सबका बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री आकाश आनंद जी को मुख्य मार्गदर्शक रूप में आना था और हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना था, लेकिन वायरल फीवर होने की वजह से आज हमारे बीच में
आकाश आनंद जी नहीं आ पाए, लेकिन आगे जो महाराष्ट्र प्रदेश सहित और अन्य प्रदेशों में जो उनके कार्यक्रम लगे हैं वो उनके आगे के जारी रहेंगे। और आप लोगों के बीच में जल्द ही विदर्भा की दूसरी मीटिंग में श्री आकाश आनंद जी आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। साथियों, आज मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि मुझे उनके सामने बोलने का अवसर मिल रहा है जो इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहने को आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सही मायने में वो बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत मजबूत पिलर, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो क्यों मजबूत कार्यकर्ता है साथियों, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु मानवर कांशीराम साहब की राह पे चलने का काम किया। जिस तरह से इस बहुजन समाज के मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांशीराम साहब ने जब ये देखा, जब वो पहली बार महाराष्ट्र की पूना की धरती पर जब बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती की छुट्टी के लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने आरपीआई में जब काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत जल्दी आरपीआई जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद मात्र कुछ वर्षों के बाद ही वो कई पार्ट में बंट गई थी, कोई उसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इस बहुजन समाज के आंदोलन को गति देने के लिए, उनके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका उत्तराधिकारी या कोई भी उनका लेफ्टिनेंट आगे नहीं आया, कोई भी अपने परिवार का त्याग करने के लिए आगे नहीं आया। और यही कारण था कि जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, जो फुले साहू अम्बेडकर से होते हुए बाबा साहब के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस तक का जो 108 वर्ष लंबा संघर्ष था, वो बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के बाद ही साथियों जमीन दोज होने लगा था। मानवर कांशीराम साहब ने उससे लेसन लिया, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने लेफ्टिनेंटों को तैयार नहीं किया था, लेकिन चूंकि बाबा साहब को समय नहीं मिला कि वो किसी को अपना एक सही उत्तराधिकारी चुन सके, इसलिए उस बात को सबक लेकर के हमारे मसीहा और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब ने उस बात से सबक लेकर के अपने जीते जी मानवर कांशीराम साहब ने कई लोगों को तैयार करने का काम किया, कई लोगों को तैयार करने का काम किया। लेकिन जो लोग, बहुत लोगों को जब तैयार किया, बहुत लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया, कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया, जनरल सेक्रेटरी बनाने का काम किया, लेकिन मानवर कांशीराम साहब के जैसा वो चाहते थे उस पर खरा उतरने का काम बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खरी उतरी। आदरणीय बहन जी इसलिए खरी उतरी और खरे उतरने के कारण मानवर साहब ने 2001 में, हम सब लोग जानते हैं, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लाखों की संख्या में आदरणीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था, एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था। और आदरणीय बहन जी ने अपने मसीहा, अपने मेंटर, अपने गुरु को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम आपके इस कारवां को, आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है, उसको अपनी अंतिम सांस तक, मंजिल मखसूस तक पहुंचाने के लिए हम अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और साथियों, वो बात उन्होंने सही साबित करके दिखाया है। बाबा साहब के परिनिर्वाण, मानवर साहब के परिनिर्वाण के बाद 2006 में 9 अक्टूबर 2006 को परिनिर्वाण के बाद उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाने का काम किया जो इतिहास में शायद किसी महिला ने निभाने का काम नहीं किया, कि अपने गुरु को मुखाग्नि देकर के सम्मान देने का काम किया साथियों। और उसका परिणाम निकला कि उनके परिनिर्वाण के बाद भी ये पार्टी साथियों आगे गति बढ़ती रही और देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी साथियों बनी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। माननीय बहन जी ने भी अपने नेता, अपने गुरु से सबक लेकर के, बाबा साहब के उस आंदोलन से सबक लेकर के अपने साथ, अपने समय उन्होंने देश के तमाम युवाओं को, देश के तमाम जो पार्टी के नेता थे उनको भी बढ़ाने का काम किया, तमाम लोगों को बढ़ाने का काम किया, तमाम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया।
कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, लेकिन समय समय पे आपने देखा कि जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए वो आदरणीय बहन जी के, माननीय कांशीराम साहब के उस आंदोलन के ऊपर खड़े नहीं उतरे। तब बहुजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ साथियों ने आदरणीय बहन जी से विनम्र निवेदन किया कि बहन जी आपने बहुत लोगों को देखा, कई लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन सभी लोग निजी स्वार्थ के खातिर पार्टी को आगे गति देने का काम नहीं किया। तब सब लोगों के निवेदन के बाद, हालांकि उस समय भी श्री आनंद कुमार जी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उस समय भी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि जब आदरणीय बहन जी की तबीयत खराब हुई, बहन जी का जब हीमोग्लोबिन 6 ग्राम रह गया था, उस समय अपना खून देने का काम भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी ने देने का काम किया था। और साथियों, उसके बाद भी बहन जी ने उनको कोई भी जिम्मेदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन जब देखा कि तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया लेकिन वो खड़े नहीं उतरे, तब तमाम बड़े साथियों के निवेदन के बाद बहन जी ने श्री आनंद कुमार जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। और जब उन्होंने देखा युवाओं को जोड़ने के लिए, आप लोगों को याद होगा आपके बीच में भी कई युवा लोग आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, लेकिन वो भी जब खड़े नहीं उतरे, तब आदरणीय बहन जी ने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों ने जब बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी परिवार के किसी युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तब आदरणीय बहन जी ने लंदन से पढ़कर के आए आकाश आनंद जी को इसलिए नहीं बढ़ाने का काम किया कि उनके परिवार के थे, बल्कि इसलिए बढ़ाने का काम किया। पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं, तो बहन जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन को, उनके डेडिकेशन को और उनके पार्टी के प्रति लगाव को देखने का काम किया, तब आदरणीय बहन ने उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की तारीख में श्री आकाश आनंद जी आज पूरे देश में बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। साथियों, जितने भी भारतीय राजनीति में युवा हैं, उनमें साथियों श्री आकाश आनंद जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। आप लोगों ने राजस्थान के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, आपने मध्य प्रदेश के उनके कार्यक्रम देखे होंगे, बिहार के कार्यक्रम देखे होंगे, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम देखे, कर्नाटक तमिलनाडु के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। साथियों, बड़े पैमाने पर युवाओं में शिरकत करने का काम किया। इसलिए साथियों, मेरे लिए गौरव की बात इसलिए है कि मुझे ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पर्दे के पीछे रहकर के पहले काम करने का काम किया, पार्टी को गति देने का काम किया, और अब फ्रंट लाइन में आकर के पार्टी की जिम्मेदारी को संभालने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। साथियों, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी बड़ी ऐसी पार्टी है जो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के कारवा को, बहुजन समाज के कारवा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आज देश में हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस देश में फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, फुले साहू अम्बेडकर माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी, एक भी पार्टी आपके बीच में है। साथियों, आज साथियों तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के बनाए संविधान को खतरे की बात करती हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान के खतरे की बात करती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा खतरे की बात करती है, मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी आज साथियों बड़े खतरे की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश में आजादी के बाद केंद्र सरकार से लेकर के देश के ज्यादातर राज्यों में सबसे ज्यादा शासन करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अगर इतना ही इसको शौक था, इतना ही इसको बाबा साहब के संविधान से लगाव था और है, तो इसने क्यों नहीं, इस पार्टी ने क्यों नहीं लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में केंद्र सरकार की नौकरियों में 15% एसटी को, 7.5% एसटी को, और बाद में बाबा साहब के संविधान के आधार पर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने लागू कराने के लिए रात दिन एक करने का काम किया, उस पार्टी के हिसाब से बैकवर्ड समाज के लिए 27% रिजर्वेशन है,
आज तक इस पार्टी ने अपने शासनकाल में किसी बैकलॉग के माध्यम से कभी भरने का काम क्यों नहीं किया? आज तक भरने का काम किया साथियों? आपके महाराष्ट्र में आज किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार रही हो, या फिर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और द्वितीय शिवसेना की सरकार हो, क्या किसी पार्टी ने एक भी पोस्ट बैकलॉग के नाम पे भरने का काम किया एससी एसटी ओबीसी की? नहीं किया। क्या किसी पार्टी ने एससी एसटी को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया? क्या किसी भी पार्टी ने आपके प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया? ये किसने किया साथियों? ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस देश में किसी ने किया है तो साथियों, इस देश के सबसे बड़े सूबे में शासन करने वाली एक दो बार नहीं, चार बार शासन करने वाली संसद की श्रेणी आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन की मांग करने का काम इस देश में जानते हो किसने किया था? इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और उस सपने को साकार क्या साथियों कांग्रेस ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? एनसीपी ने, शिवसेना ने किया? या क्या आरपीआई कभी कर सकती है? या साथियों जो नई नवेली पार्टी जो युवाओं को गुमराह करने का काम करती है वो कर सकती है? लेकिन नहीं, लेकिन गुमराह तो कर सकते हैं। इसलिए साथियों गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर फुले साहू अम्बेडकर के साथियों महाराष्ट्र के लोग तो सबसे ज्यादा नारा लगाते हैं, फुले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। ये नारा लगाते नहीं लगाते हैं? लेकिन साथियों अगर ये नारा लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या फुले साहू अम्बेडकर के मिशन के अधूरे को पूरा करने का काम या कांशीराम साहब के मिशन के अधूरे मिशन को पूरा करने का काम क्या कोई राजनीतिक पार्टी करने की क्षमता रखती है? अगर रखती है तो केवल और केवल एक पार्टी है, वो है साथियों बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसलिए साथियों हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें साथियों उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के चार बार के शासनकाल की सरकारों को देख लेना चाहिए। इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि साथियों हमने अच्छी तरीके से देखा है, आदरणीय बहन जी ने अपनी चारों बार की सरकार में एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी नीतियां बनाने का काम किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन दिलाने के लिए उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र 1995 में इस देश में किसी सरकार ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने किया था अपने मुख्यमंत्री काल में। अगर साथियों अगर 2 कमरे के पक्के मकान किसी ने देने का काम किया था तो आदरणीय बहन जी ने देने का काम किया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए देकर के गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया। क्यों किया साथियों? क्योंकि साथियों हमें बाबा साहब की उस बात को याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड क्या होता है साथियों? राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा, हमारे लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा एक वोट से, यही तो कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा एक वोट से। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड होता है कि अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है। हमारे ऊपर कौन शासन करता है? अयोग्य व्यक्ति शासन करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 बैलेट। एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य का सिद्धांत देकर के आपको बराबर के अधिकार, आपको साथियों मांगने वाले की जगह, ऐसा हक करने वाले की जगह बाबा साहब ने ऐसा हक करने वाला बनाने का काम किया है साथियों। इसलिए हमें ऐसा हक करने वाला बनने के लिए साथियों उसके लिए हमें साथियों शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहब हमेशा कहते थे मेरी प्रशंसा मेरे जयजयकार करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रशंसा मेरी जयजयकार करने की जगह मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, मैंने बताए रास्ते पर चलो। इसलिए बाबा साहब कहते थे, क्या कहते थे कि प्रतिमा का नहीं, प्रतिभा का साथियों गुणबोध करने का काम करो। किसका पूजन करो? प्रतिभा का करो। और प्रतिभा कैसे आती है? बाबा साहब हमेशा कहते कि जिस दिन इस भारतवर्ष में मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें जिस दिन पुस्तकालय और स्कूलों की तरफ मुड़ जाएंगी, उस दिन ये देश
साथियों दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा, दुनिया की महाशक्ति। लेकिन आपके बच्चों को, आपके लोगों को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार हो, या आपके एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी और शिवसेना की सरकार रही हो, ये तो साथियों आपके लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से शिक्षा को, ये साथियों कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले कभी नहीं कहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन। अगर साथियों वन नेशन वन एजुकेशन इस देश में हो जाएगी तो बाबा साहब की वो बात कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं साथियों, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं पैसा दे करके। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, दिमाग से। 5 किलो राशन के चक्कर में, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में, इनके चक्कर में ना छोड़ के बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव के समय में, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, सभी तरह के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्यों करें? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब ने बाबा साहब की बात को दोहराते हुए कहा था, बराबर के वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और हराना नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब हमें अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही साबित करना है, जिन्होंने कहा था जिस दिन हमारे लोग वोट की ताकत को समझेंगे वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होगा, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे लोग हमारे वोट की ताकत को समझेंगे, हमारे वोट को लुटने और बिकने से रोक लेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। साथियों अगर हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको महाराष्ट्र में हुक्मरान समाज बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको शासनकर्ता जमात बनना है, उत्तर प्रदेश की तरह आपको मांगने वाले की जगह देने वाला बनना है। साथियों अगर हमें आरक्षण मांगने की जरूरत कब पड़ती है? जब साथियों हम देने वाले नहीं बनते। उत्तर प्रदेश में बहन जी देने वाले बन गए। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने माइनॉरिटी के बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बैकलॉग के माध्यम से भर्तियां करने का काम किया, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश की शासक थी। इसलिए साथियों जब तक हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी शासक नहीं बना सकते हैं, तब तक हमें एक काम करना पड़ेगा। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, जब तक हम राजनीतिक ताकत बराबर की ताकत नहीं ला सकते हैं, तब तक हम कम से कम पॉलिटिकल क्लाउड को तैयार करें, राजनीतिक शक्ति को तैयार करें। इसलिए राजनीतिक शक्ति तैयार करना है कि नहीं करना साथियों? महाराष्ट्र में अगर राजनीतिक शक्ति तैयार करना है तो एक बार माननीय कांशीराम साहब के सम्मान में जोरदार नारा लगाइए, जोरदार नारा लगाइए। माननीय कांशीराम साहब अमर रहें, माननीय कांशीराम साहब अमर रहें। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, भूले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम साहब का मिशन अधूरा, कांशीराम साहब का मिशन अधूरा। साथियों इस बात को याद रखिए कि आपने इन महापुरुषों के मिशन को अधूरा पूरा करने का संकल्प दोनों हाथ उठा करके लगाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये चाहूंगा कि मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे मुख्य अतिथि हम लोगों को संबोधित करें। उससे पहले हमारे लोग नारा लगा करके माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने का काम करें। आइए।